जैसा कि बच्चों हमारा चल रहा है फिनॉल का रासायनिक गुण पार्ट 3। फिनॉल में बेंजीन नाभिक की अवक्रिया। तो फिनॉल में बेंजीन नाभिक की अवक्रिया में इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अवक्रिया होती है और इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अवक्रिया के अंतर्गत आपको फिनॉल का हैलोजनीकरण और फिनॉल का नाइट्रीकरण मैंने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया था। तो आज के वीडियो में हम फिनॉल के सल्फोनीकरण के बारे में पढ़ाएंगे। तो फिनॉल का सल्फोनीकरण, तो फिनॉल का सल्फोनीकरण कैसे होता है? तो फिनॉल जब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से अवक्रिया करता है तो आर्थो तथा पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल का निर्माण करता है। जब फिनॉल सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से अवक्रिया करता है करता है तो आर्थो तथा पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल का निर्माण करता है। तो इस अवक्रिया को फिनॉल का सल्फोनीकरण अवक्रिया कहते हैं। और फिनॉल का सल्फोनीकरण अवक्रिया में जब हम फिनॉल का अवक्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं 20 से 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर, तो हमारा आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड मुख्य उत्पाद प्राप्त होता है। और जब हम फिनॉल की क्रिया, ये हमारा फिनॉल का अणुसूत्र है, जब हम फिनॉल की क्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर अर्थात उच्च ताप पर, तो हमारा पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड मुख्य उत्पाद प्राप्त होता है। तो कहने का अर्थ यह है कि जब फिनॉल की क्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से निम्न ताप पर कराते हैं तो आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड मुख्य उत्पाद प्राप्त होता है, और जब उच्च ताप पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं तो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड मुख्य उत्पाद प्राप्त होता है। अब फिनॉल के सल्फोनीकरण की क्रियाविधि, तो फिनॉल के सल्फोनीकरण के अवक्रिया की जो क्रियाविधि है उसकी क्रियाविधि देखिए हमारे पास कैसे होगा। देखिए हमारे पास यहाँ क्रियाविधि में पद नंबर 1 होगा फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स। तो यह सांद्र H2SO4 सांद्र H2SO4 आपस में अवक्रिया करके उदासीन इलेक्ट्रोफाइल SO3 उदासीन इलेक्ट्रोफाइल बना लेता है और HSO4 क्षार का निर्माण करता है। साथ में हाइड्रोनियम आयन बनता है। तो पहले पद में यही होता है फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स, तो हमारा उदासीन इलेक्ट्रोफाइल का निर्माण हो जाता है। फिर दूसरे पद में क्या होता है? दूसरे पद में हमारा उदासीन SO3 इलेक्ट्रोफाइल फिनॉल के आर्थो या पैरा स्थान पर आक्रमण करके मध्यवर्ती बनाता है। तो मध्यवर्ती कैसे बनाता है? देखिए इस तरीके से, ये हमारा फिनॉल है, ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल है, SO3 इलेक्ट्रोफाइल्स है। तो हमारे पास आर्थो स्थान से आर्थो मध्यवर्ती और पैरा स्थान से पैरा मध्यवर्ती का निर्माण करता है। तो जब यह आर्थो स्थान पे आक्रमण करता है तो आर्थो मध्यवर्ती बनता है और पैरा स्थान से आक्रमण करता है तो पैरा मध्यवर्ती बनता है। तो आर्थो मध्यवर्ती हमारा इस तरीके से बनता है और पैरा मध्यवर्ती हमारा इस तरीके से बनता है। तो जब हमारा फिनॉल का आर्थो स्थान SO3 पर आक्रमण करता है तो आर्थो मध्यवर्ती बनता है, और जब पैरा स्थान का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी SO3 पर आक्रमण करता है तो हमारा पैरा मध्यवर्ती का निर्माण करता है। अब देखिए पद नंबर 3 में क्या होता है? पद नंबर 3 में प्रोटॉन निकल जाता है, परंतु अंतिम उत्पाद प्राप्त नहीं होता। तो देखिए हमारा प्रोटॉन कैसे निकलता है? इस मध्यवर्ती के पास, आर्थो मध्यवर्ती के पास HSO4 ऋणायन आता है, तो यहाँ से प्रोटॉन को ले लेता है और यह बंध, जब यह प्रोटॉन H धनायन के रूप में निकलता है तो इस कार्बन पर ऋण बन जाता है। यह कार्बन धन और यह कार्बन ऋण आपस में पाई बंध बना लेता है। तो जो पाई बंध टूटा है वो पाई बंध आ जाता है, माने ये जो बंध है ये अंदर की तरफ आता है और यहाँ पाई बंध का निर्माण हो जाता है। माने प्रोटॉन निकलता है और ये पाई बंध का निर्माण हो जाता है और उत्प्रेरक H2SO4 उत्प्रेरक के रूप में बाहर निकल जाता है। तो ये हमारा अंतिम उत्पाद नहीं होता है। ठीक इसी प्रकार पैरा स्थान पर वाला भी देख लीजिए। जब पैरा मध्यवर्ती, तो पैरा मध्यवर्ती के पास हमारा HSO4 ऋणायन क्षार आता है, HSO4 ऋणायन क्षार आता है, तो पैरा मध्यवर्ती के हाइड्रोजन को ले लेता है। तो जब हाइड्रोजन को यहाँ से लेता है तो हाइड्रोजन यहाँ प्रोटॉन के रूप में बाहर निकलता है, अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़ देता है, तो इस कार्बन पर ऋण, इस कार्बन पर धन बनता है और ये कार्बन का ऋण, इस कार्बन का धन आपस में मिलकर के पाई बंध का निर्माण कर देता है और H2SO4 उत्प्रेरक हमारा बाहर निकल जाता है और यहाँ SO3 आपका बन जाता है। तो ये हमारा अंतिम उत्पाद अभी नहीं बना। पद नंबर 3 में यह अंतिम उत्पाद का निर्माण नहीं होता है। तो पद नंबर 4 में क्या होता है? पद नंबर 4 में हमारा पद नंबर 3 में प्राप्त उत्पाद
प्रोटॉन को ग्रहण करके अंतिम उत्पाद बना देता है। तो पद नंबर 3 का ये उत्पाद है, आर्थो उत्पाद है। तो पद नंबर 3 का ये आर्थो उत्पाद हाइड्रोनियम आयन से प्रोटॉन को ले लेता है। हाइड्रोनियम आयन से जब प्रोटॉन बाहर निकलता है तो यह जल बनकर बाहर निकल जाता है और यह प्रोटॉन निकलकर SO3 से जुड़ करके SO3H बना देता है। तो जैसे ही यह उत्पाद प्रोटॉन को ग्रहण करता है तो हमारा अंतिम उत्पाद आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड का निर्माण हो जाता है। यह बहुत कम मात्रा में होता है। जब हमारा पैरा उत्पाद जो हमारे पास पद नंबर 3 में जो पैरा उत्पाद प्राप्त होता है, तो पैरा उत्पाद भी हमारा हाइड्रोनियम आयन से प्रोटॉन को ग्रहण कर लेता है। हाइड्रोनियम आयन से प्रोटॉन को ग्रहण करके अंतिम उत्पाद हमारा पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, अंतिम उत्पाद हमारा पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड का निर्माण कर देता है। और जब हाइड्रोनियम आयन से प्रोटॉन निकल जाता है तो हमारा जल मुक्त हो जाता है। तो इस प्रकार से हमारा ये है फिनॉल के सल्फोनीकरण की क्रियाविधि है। अब हम अगला रासायनिक अवक्रिया लेते हैं फिनॉल में फिडलक्राफ्ट अवक्रिया। फिनॉल में कौन अवक्रिया? फिनॉल में चौथी अवक्रिया लेते हैं, फिनॉल में फिडलक्राफ्ट अवक्रिया। तो फिनॉल में फिडलक्राफ्ट अवक्रिया 2 प्रकार से होती है, जैसा कि मैंने आपको पिछले चैप्टर में हेलोबेंजीन में क्लोरोबेंजीन में फिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन एसाइलेशन पढ़ाया था। तो ठीक उसी प्रकार फिनॉल में भी फिडलक्राफ्ट एल्कलीकरण और फिडलक्राफ्ट एसलीकरण अवक्रिया होती है। तो पहला हम लेते हैं फिडलक्राफ्ट एल्कलीकरण अवक्रिया। तो फिडलक्राफ्ट एल्कलीकरण अवक्रिया कैसी होती है? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, निर्जल एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, निर्जल AlCl3, निर्जल एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड की उपस्थिति में फिनॉल की क्रिया मेथिल क्लोराइड से कराते हैं। जब हम फिनॉल की क्रिया मेथिल क्लोराइड से कराते हैं निर्जल एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में, निर्जल एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में फिनॉल की क्रिया मेथिल क्लोराइड से कराते हैं, तो मेथिल समूह फिनॉल के आर्थो स्थान पर या पैरा स्थान पर जुड़कर उत्पाद का निर्माण कर देता है और आर्थो अथवा पैरा स्थान का हाइड्रोजन और मेथिल क्लोराइड का क्लोरीन आपस में मिलकर HCl बन के बाहर निकल जाता है। तो जब हमारा नंबर 2 पर मेथिल समूह आकर के जुड़ता है तो उसका नाम होता है 2-मेथिल फिनॉल। जब हमारा मेथिल समूह 4 नंबर पर आकर के जुड़ता है तो उसका नाम होता है 4-मेथिल फिनॉल। 2-मेथिल फिनॉल को हम आर्थोक्रिसाल भी कहते हैं और 4-मेथिल फिनॉल को हम पैराक्रिसाल भी कहते हैं। तो पैराक्रिसाल हमारा मुख्य उत्पाद बनता है और आर्थोक्रिसाल हमारा महीन उत्पाद बनता है। तो कहने का अर्थ ये है कि जब हम निर्जल एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में फिनॉल की क्रिया मेथिल क्लोराइड से कराते हैं तो हमारा आर्थोक्रिसाल और पैराक्रिसाल उत्पाद बनता है। पैराक्रिसाल मुख्य उत्पाद बनता है और आर्थोक्रिसाल महीन उत्पाद बनता है। अब इसकी फिनॉल में फिडलक्राफ्ट एल्कलीकरण, फिडलक्राफ्ट एसाइलेशन का क्रियाविधि कैसी होती है? तो क्रियाविधि देखिए मैंने यहाँ पर आपको बताया है, देखिए कैसे होगा। तो हमारे पास ये अवक्रिया है, फिनॉल मेथिल क्लोराइड से निर्जल जिंक क्लोराइड, निर्जल एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड की उपस्थिति में फिनॉल मेथिल क्लोराइड से अवक्रिया करता है, आर्थोक्रिसाल और पैराक्रिसाल उत्पाद बनाता है। तो हमारी उसकी क्रियाविधि कैसी चलती है? तो वही जैसे मैंने पिछले चैप्टर में पढ़ाया है ठीक उसी प्रकार से चलेगा। जैसे मैंने क्लोरोबेंजीन के फिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन की क्रियाविधि पढ़ाया था, ठीक उसी प्रकार फिनॉल में भी फिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन की क्रियाविधि चलेगी। पहले पद में क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल होगा। तो हमारा मेथिल क्लोराइड निर्जल एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड से, मेथिल क्लोराइड निर्जल एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड से अवक्रिया करके मेथिल इलेक्ट्रोफाइल्स का निर्माण कर देता है और जटिल यौगिक AlCl4 जटिल यौगिक क्षार के रूप में बाहर निकल जाता है, ये अस्थायी होता है और हमारा मेथिल इलेक्ट्रोफाइल्स का निर्माण हो गया। अब दूसरे पद में क्या होता है? दूसरे पद में ये मेथिल इलेक्ट्रोफाइल्स, दूसरे पद में यह मेथिल इलेक्ट्रोफाइल फिनॉल के आर्थो स्थान पर आक्रमण करके आर्थो मध्यवर्ती 20% और पैरा स्थान पर आक्रमण करके पैरा मध्यवर्ती, माने जब हमारा मेथिल इलेक्ट्रोफाइल्स 20% के रूप में आर्थो स्थान पर आक्रमण करके आर्थो मध्यवर्ती 20% बनाता है और मेथिल इलेक्ट्रोफाइल्स पैरा स्थान पर आक्रमण करके पैरा मध्यवर्ती 80% उत्पाद का निर्माण करता है, 80% मध्यवर्ती बनाता है।
तो हमारे पास दूसरे पद में क्या होता है, दूसरे पद में मेथिल इलेक्ट्रोफाइल्स आर्थो अथवा पैरा पर आक्रमण करके आर्थो मध्यवर्ती और पैरा मध्यवर्ती का निर्माण कर देता है। अब तीसरे पद में क्या होता है, तीसरे पद में हमारा मध्यवर्ती से प्रोटॉन निकलकर उत्पाद का निर्माण करता है। तो आर्थो मध्यवर्ती से प्रोटॉन हमारा बाहर निकलता है। तो जब आर्थो मध्यवर्ती से प्रोटॉन हमारा बाहर निकलता है तो हमारा आर्थो उत्पाद का निर्माण होता है। तो कैसे निकलता है, जो हमारा AlCl4 क्षार बना था उसी में से ये प्रोटॉन आता है, एक्सेप्ट कर लेता है क्लोरीन को और HCl बना के बाहर हो जाता है और AlCl3 उत्प्रेरक हमारा मुक्त हो जाता है। तो जब यहां से प्रोटॉन बाहर निकलता है तो इस कार्बन पर ऋण बनता है और इस कार्बन पर ऋण और यहाँ का धन, तो कार्बन का ऋण और इस कार्बन का धन आपस में मिलकर के पाई बंध का निर्माण कर देता है। तो इस प्रकार से हमारा तीसरे पद में मध्यवर्ती से प्रोटॉन बाहर निकल जाता है और आर्थो मध्यवर्ती से प्रोटॉन निकल करके आर्थो मेथिल फिनॉल अर्थात आर्थो क्रिसाल की अल्प मात्रा में उत्पाद का निर्माण कर देता है। इसी प्रकार हमारा पैरा मध्यवर्ती से भी प्रोटॉन जब बाहर निकलता है तो यह प्रोटॉन जब बाहर निकलता है तो इस कार्बन पर ऋण बनता है और इस कार्बन पर धन है, इस कार्बन का ऋण इस कार्बन का धन आपस में मिलकर के पाई बंध का निर्माण कर देता है और उत्पाद हमारा बन जाता है। तो यहाँ का H और ये क्लोरीन मिलकर के HCl बाहर निकल जाता है और AlCl3 उत्प्रेरक हमारा मुक्त हो जाता है। इसी प्रकार हमारा पैरा मध्यवर्ती से प्रोटॉन बाहर निकलता है और पैरा मेथिल फिनॉल अर्थात पैरा क्रिसाल उत्पाद का निर्माण कर देता है। और पैरा क्रिसाल यह मुख्य उत्पाद होता है, इसकी मात्रा ज्यादा बनती है। क्यों बनती है, तो मैंने पीछे भी कहा था, आज फिर से कह रहे हैं कि पैरा स्थान पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होती है, इसलिए मेथिल इलेक्ट्रोफाइल्स पैरा स्थान पर ज्यादा आक्रमण करता है और आर्थो स्थान पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होती है, इसलिए मेथिल इलेक्ट्रोफाइल्स आर्थो स्थान पर 20% ही आक्रमण करता है और आर्थो मध्यवर्ती का निर्माण करता है। और मेथिल इलेक्ट्रोफाइल्स जब पैरा स्थान पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होती है, इसलिए मेथिल इलेक्ट्रोफाइल्स पैरा स्थान पर आक्रमण करके पैरा मध्यवर्ती 80% का निर्माण करता है। तो तीसरे पद में पैरा मध्यवर्ती 80%, पैरा मध्यवर्ती से प्रोटॉन बाहर निकल करके 80% पैरा उत्पाद का निर्माण कर देता है। पैरा क्रिसाल का उत्पाद मुख्य रूप से उत्पाद बन जाता है। तो इस प्रकार से हमारा हुआ फिनाल में फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन अभिक्रिया की अभिक्रिया और क्रिया विधि। अब हम दूसरा लेते हैं फिनाल में फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन की एसलीकरण की अभिक्रिया। फ्रीडल क्राफ्ट एसलीकरण अभिक्रिया, तो फ्रीडल क्राफ्ट एसलीकरण अभिक्रिया कैसे होती है, तो जब हमारा निर्जल एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में फिनाल हमारा एसिटल क्लोराइड से एसिल क्लोराइड से अभिक्रिया करता है। तो जब हमारा फिनॉल निर्जल एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब हमारा फिनॉल निर्जल एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड की उपस्थिति में एसिल क्लोराइड से अभिक्रिया करके आर्थो या पैरा हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन बनाता है, तो इसे हम फिनाल का फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन अभिक्रिया कहते हैं। फिनाल में फ्रीडल क्राफ्ट एसलीकरण अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। तो इसमें आर्थो हाइड्रोक्सी अथवा पैरा हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन उत्पाद बनता है, तो उसमें से पैरा हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन मुख्य उत्पाद होता है और आर्थो हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन महीन उत्पाद बनता है। तो जैसा कि मैंने यहाँ देखिए अभिक्रिया भी लिखा है, तो हमारा क्या है, फिनॉल एसिटल क्लोराइड से अभिक्रिया कर रहा है। हमारा फिनॉल एसिटल क्लोराइड से CH3COCl, एसिटल क्लोराइड मतलब CH3COCl। तो हमारा फिनॉल एसिटल क्लोराइड से अभिक्रिया कर रहा है निर्जल एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में। निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में फिनाल हमारा एसिटल क्लोराइड से अभिक्रिया कर रहा है, तो उत्पाद बना रहा है आर्थो हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन और पैरा हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन उत्पाद बनाता है। तो आर्थो हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन महीन उत्पाद बनता है और पैरा हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन प्रमुख उत्पाद बनता है।
क्यों? क्योंकि जो है हमारा जो इसमें से प्राप्त होता है एसाइल इलेक्ट्रोफाइल्स, तो एसाइल इलेक्ट्रोफाइल्स आर्थो स्थान पर 20% आक्रमण करता है और पैरा स्थान पर 80% आक्रमण करता है। इस कारण हमारा पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन प्रमुख उत्पाद बनता है। तो फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन की क्रियाविधि, तो फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन की क्रियाविधि कैसी होती उसके बारे में मैं आपको समझा दूं। देखिए हमारा है फिनॉल में फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन अभिक्रिया। तो फिनॉल में फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन अभिक्रिया कैसी होती है? फिनॉल हमारा एसिटल क्लोराइड से अभिक्रिया करता है निर्जल एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में। तो हमारा आर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन अल्प मात्रा में उत्पाद बनाता है और पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन मुख्य उत्पाद बनाता है। तो इसकी क्रियाविधि कैसे चलती है? जैसे हमारा एसाइलेशन फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन की क्रियाविधि हुई थी, ठीक उसी प्रकार हमारा फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन की क्रियाविधि होती है। तो हमारा क्रियाविधि में पद नंबर 1 होगा फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो पहले पद में इलेक्ट्रोफाइल का बनना होता है। तो कैसे बनता है? तो हमारा एसिटल क्लोराइड CH3C डबल बॉन्ड OCl CH3COCl एसिटल क्लोराइड नाम है। यह निर्जल एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड से अभिक्रिया करता है। तो जब निर्जल एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड से अभिक्रिया करता है तो हमारा एसाइल इलेक्ट्रोफाइल्स बनता है। कौन सा इलेक्ट्रोफाइल्स बनता है? एसाइल इलेक्ट्रोफाइल्स बनता है। CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और कार्बन पर धन, इसको हम बोलते हैं एसाइल इलेक्ट्रोफाइल। और हमारा क्लोरीन AlCl3 से जुड़कर जटिल यौगिक बना लेता है जो क्षार की भांति कार्य करता है। इसका सूत्र होगा AlCl4 रिडायन। तो AlCl4 रिडायन एक जटिल यौगिक होता है जो क्षार की भांति कार्य करता है। तो इस प्रकार हमारा पहले पद में एसिटल क्लोराइड निर्जल एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड से अभिक्रिया करके एसाइल इलेक्ट्रोफाइल का निर्माण करता है। अब पद नंबर 2 में क्या होता है? तो पद नंबर 2 में एसाइल इलेक्ट्रोफाइल, पद नंबर 2 में एसाइल इलेक्ट्रोफाइल CH3CO धनायन, एसाइल इलेक्ट्रोफाइल CH3CO धनायन फिनॉल रिंग के आर्थो या पैरा स्थान पर जुड़कर मध्यवर्ती बनाता है। तो मध्यवर्ती कैसे बनाता है? देखिए हमारे पास ये है। तो हमारे पास फिनॉल में आर्थो स्थान पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होती है और पैरा स्थान पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होती है। तो फिनॉल में हमारा आर्थो स्थान पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होती है पैरा के तुलना में। पैरा स्थान पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, इसलिए हमारा CH3C डबल बॉन्ड O C एसाइल इलेक्ट्रोफाइल हमारा कौन सा है? एसाइल इलेक्ट्रोफाइल, इसलिए फिनॉल के पैरा स्थान पर 80% आक्रमण करता है क्योंकि 80% यहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी पाई जाती है और यहाँ 20% ही इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी पाई जाती है। इसलिए एसाइल इलेक्ट्रोफाइल 20% ही आर्थो स्थान पर आक्रमण करके आर्थो मध्यवर्ती 20% बनाता है और एसाइल इलेक्ट्रोफाइल पैरा स्थान पर आक्रमण करके पैरा मध्यवर्ती 80% मध्यवर्ती का निर्माण करता है। तो इस प्रकार हमारा पद नंबर 2 में एसाइल इलेक्ट्रोफाइल्स फिनॉल पर आक्रमण, फिनॉल के रिंग पर एसाइल इलेक्ट्रोफाइल्स फिनॉल के रिंग में आर्थो और पैरा स्थान पर आक्रमण करके आर्थो मध्यवर्ती 20% और पैरा मध्यवर्ती 80% का निर्माण करता है। इस प्रकार हमारा पद नंबर 3 में क्या होगा? तो पद नंबर 3 में प्रोटॉन ये मध्यवर्ती आर्थो मध्यवर्ती और पैरा मध्यवर्ती प्रोटॉन त्याग कर उत्पाद का निर्माण कर देते हैं। तो हमारा देखिए 20% आर्थो मध्यवर्ती क्या करता है? अब यहाँ जो हमारा AlCl4 है, यह AlCl4 क्षार आएगा और इस प्रोटॉन को ग्रहण कर लेगा। तो यहाँ से हमारा प्रोटॉन बाहर निकलेगा। तो जब हमारा प्रोटॉन यहाँ से बाहर निकलता है तो इस कार्बन पर ऋण बनेगा, इस कार्बन पर ऋण और इस कार्बन पर धन, ये आपस में मिलकर के पाई बंध का निर्माण कर लेते हैं। तो जब हमारे पास ये प्रोटॉन बाहर निकलता है तो यहाँ हमारा पाई बंध का निर्माण हो जाता है। तो हमारा आर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन उत्पाद बन जाता है और इसका प्रोटॉन और इसका HCl बन के निकल जाता है और AlCl3 हमारा उत्प्रेरक मुक्त हो जाता है। तो इस प्रकार पद नंबर 3 में आर्थो मध्यवर्ती 20% आर्थो मध्यवर्ती प्रोटॉन को त्याग करके 20% आर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन उत्पाद का निर्माण कर देता है। इसी प्रकार हमारा पैरा मध्यवर्ती
इसी प्रकार हमारा 80% पैरा मध्यवर्ती भी प्रोटॉन को त्याग देता है, तो 80% पैरा उत्पाद का निर्माण हो जाता है। तो हमारे पास यहाँ देखिए, जब यहाँ से प्रोटॉन बाहर निकलेगा तो इस कार्बन पर ऋण बनेगा, इस कार्बन पर धन है ही, तो यहाँ का कार्बन का ऋण और यहाँ का धन आपस में मिलकर ये पाई बंध का निर्माण कर लेता है, और हमारा ये प्रोटॉन और ये HCl मिलकर के HCl बाहर निकल जाता है, और AlCl3 हमारा AlCl3 उत्प्रेरक मुक्त हो जाता है, अपने पूर्वावस्था में चला जाता है। तो इस प्रकार हमारा 80% पैरा मध्यवर्ती प्रोटॉन को त्याग करके 80% पैरा हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन मुख्य उत्पाद का निर्माण कर देता है। तो इस प्रकार हमारा फिनॉल में फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन अवक्रिया होती है, और उस एसाइलेशन अवक्रिया की क्रिया विधि 3 पदों में होती है। पहले पद में इलेक्ट्रोफाइल का बनना होता है, दूसरे पद में इलेक्ट्रोफाइल फिनॉल के रिंग पर आक्रमण करके आर्थो या पैरा मध्यवर्ती का निर्माण करता है, फिर तीसरे पद में आर्थो या पैरा मध्यवर्ती में से प्रोटॉन निकल जाता है और मुख्य उत्पाद पैरा हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन मुख्य उत्पाद बन जाता है, और आर्थो हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन महीन उत्पाद का निर्माण हो जाता है। इस तरीके से हमारा फिनॉल में फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन अवक्रिया संपन्न होती है। अब हमारा फ्रीडल-क्राफ्ट में फिनॉल में फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन अवक्रिया समाप्त होती है। तो हमारा जो फिनाल में बेंजीन नाभिक की अवक्रिया चल रही थी, तो फिनाल में बेंजीन नाभिक की अवक्रिया के अंतर्गत मैंने आपको हैलोजनीकरण पढ़ाया, दूसरा नाइट्रीकरण पढ़ाया, और तीसरा आज हमने आपको सल्फोनीकरण पढ़ाया, और फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन और फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन पढ़ाया आपको। तो अब हमारा 5वां रासायनिक अवक्रिया होगा फिनाल में बेंजीन नाभिक की अवक्रिया से संबंधित 5वां रासायनिक अवक्रिया होगा कोल्बे-स्मिट अवक्रिया। तो कोल्बे-स्मिट अवक्रिया हम आपको अगले वीडियो में समझाएंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।